हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी डीपली चैनल में। तो पार्ट नंबर 1 में हमने जल परिवहन तक तो सब कुछ समझ लिया था और ये पार्ट नंबर 2 है इस वीडियो का। पार्ट नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लेना जाके। तो पार्ट नंबर 2 में हम जल परिवहन से पढ़ने वाले हैं, तो आइए पढ़ते हैं। तो जल परिवहन, भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएँ करते रहे हैं। तो समुद्री यात्राएं तो प्राचीन काल से होती ही रही हैं, जैसे कि बहुत साल पहले जो आए थे, जैसे कोलंबस गया था, अमेरिका गया, वो भी पानी से होकर मतलब जहाज़ में गया था। और भी भारत की जो खोज की है वास्को डी गामा, वो भी जहाज़ से ही आए थे। तो मतलब बहुत सारे प्राचीन से ही हम लोग ये समुद्री यात्राएं करते रहे हैं, इसे प्रूव हो रहा है। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया। तो इससे क्या हुआ, सब लोग इतना दूर दूर क्यों जाते थे? इसलिए जाते थे कि वो वहाँ पर व्यापार करने के लिए जाते थे। और भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी, इसलिए भारत में तो ज़्यादातर लोग जल परिवहन से यहाँ पर आते थे। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो भाई परिवहन का सस्ता साधन है ही, क्योंकि इसमें जब पानी में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, बहाव के साथ भी नाव बहती रहती है, तो इसलिए ये सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। तो जो भारी वस्तुएं हैं, जैसे हम जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी सामान को इधर उधर भेजते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो हम लोग सबसे ज़्यादा किससे भेजते हैं? हम लोग भेजते हैं जल परिवहन से, क्योंकि ये ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है और भारी चीज़ें जल परिवहन से बड़ी आसानी से चली जाती हैं। ओके, तो यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। तो पर्यावरण अनुकूल है, देखो इसमें धुआं इतना नहीं निकलता है, कुछ जहाज़ों से निकलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं निकलता। तो ये पर्यावरण अनुकूल है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये पर्यावरण को नुकसान नहीं करती। भारत में अतः स्थलीय नौ संचालन मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। तो भारत में 14,500 किलोमीटर के जो जलमार्ग हैं वो वैसे ही पाए जाते हैं, जबकि 5,685 मशीनों के द्वारा बनाए गए हैं, यानी मशीनीकृत हैं। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जो कि काफ़ी कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। और फिर इसका नाम है नौगम्य जलमार्ग संख्या 1, इसका नाम है ये, और ये इतना दूरी पर है, ये बताया गया है यहाँ पर। सदिया व धुबड़ी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2, इसका संख्या 2 है और वो संख्या 1 था। और ये आगे की दूरी लिखी गई है, कितना दूर है, 891 किलोमीटर ये बताया गया है। केरल में पश्चिमी तटीय शहर कोट्टपुरम के कोलम तथा उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर, इसका नाम है नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। काकीनाडा तथा पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। तो ये मतलब बोर्ड एग्जाम में तो इतना नहीं आने वाला, क्योंकि ये इतना आता नहीं है, बाकी कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। यहाँ भी वही दिया गया है जलमार्ग संख्या। मताई नदी महानदी के डेल्टाए चेनाब ब्रह्माणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ, मतलब यहाँ से होते हुए ये जो जलमार्ग है जाते हैं। ब्रह्माणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, इसका जलमार्ग संख्या 5 है ये। कुछ अन्य अंतर मतलब और भी जलमार्ग हैं जिनको इसमें अभी बताया नहीं गया है, जिन पर परिवहन होता है। और मांडावी, जुआरी और कम्बजुआ सुंदरवन, बराक केरल तथा पश्चिजल, ये सब भी जलमार्ग हैं। इन सबके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। और इनके अतिरिक्त जो विदेश व्यापार होता है, यानी कि भारत से दूसरे देश में व्यापार जो होता है उसे विदेश व्यापार कहते हैं। देश का 95% व्यापार
मुद्रा रूप में 68%। समुद्र दौरा होता है, जो ज़्यादातर व्यापार है वो समुद्र दौरा ही होता है। प्रमुख समुद्री पत्तन, भारत में 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। तो इतना सब है और 200 छोटे पत्तन हैं, ये इतना आने वाला नहीं है वैसे बोर्ड में। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। ये जो हैं ये इसमें मुख्यतः विदेशी व्यापार होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडाला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। तो ये जो कांडाला पत्तन था ये पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले ऐसा देश, तो ये पहला पत्तन था। तो ये देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापार दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। तो सबसे देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो सबसे जो ज़रूरी पत्तन था वो कराची पत्तन था, लेकिन जब देश डिवाइड हो गया तो फिर कराची चला गया पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान में गया तो भारत में कोई पत्तन रह नहीं गया। तो इसके लिए एक नया पत्तन बनाया गया जिसका नाम था कांडाला पत्तन। तो ये देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बना पहला पत्तन है। तो ये याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। कांडाला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खदानों के आयात निर्यात को संचालित करता है। तो जो खाने पीने की चीज़ें हो गई और फिर औद्योगिक चीज़ें हैं जो उद्योग से बनती हैं, उन सब का भी संचालन इस पत्तन से होता है। और फिर से बता रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। मुंबई बृहत्तम पत्तन है, यानी कि सबसे बड़ा पत्तन, जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। ये जिसके प्राकृतिक मतलब ये प्राकृतिक पत्तन है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। तो मुंबई पत्तन में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, तो उतना मतलब भार नहीं सह पाता था अकेले। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसके सामने एक जवाहरलाल नेहरू पत्तन बनाया गया, ताकि मुंबई से जो इतना भार पड़ता है वो थोड़ा सा कम किया जा सके। जवाहरलाल नेहरू पत्तन का निर्माण इसीलिए किया गया था। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। तो मारमागाओ से क्या होता है, लौह अयस्क का आयात और निर्यात होता है। ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। तो जितना टोटल होता है निर्यात होता है उसका आधा यहाँ पर मारमागाओ से होता है। मतलब जितना भी लौह अयस्क टोटल जो देश में जाता है उसका आधा तो केवल मारमागाओ पत्तन से होता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुंद्रेमुख खानों से निकली लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो कुंद्रेमुख से तो क्या निकलता है, कुंद्रेमुख की खान से लौह अयस्क निकलता है, और कुंद्रेमुख की खान से जो लौह अयस्क निकलता है उसे न्यू मैंगलोर पत्तन से दूसरे देशों में भेजा जाता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है, ये भी एक पत्तन है। यह एक लैंगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो गाइज यहाँ पर ये आप पत्तन देख सकते हो, यहाँ पर ये है न्यू मैंगलोर पत्तन। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है। तो ये सब पत्तन उन राज्यों में हैं जो मतलब समुद्र के किनारे स्थित हैं। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे कि श्रीलंका, अब देखो श्रीलंका जो तमिलनाडु है वो श्रीलंका के पास में ही है, तो श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्र को भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। तो कृत्रिम यानी कि खुद से बनाया गया पत्तन में, और बहुत ही पुराना पत्तन है चेन्नई। व्यापार की मात्रा तथा
लदे सामान के संदर्भ में इसकी मुंबई के बाद दूसरा स्थान आता है। तो ये मुंबई सबसे बड़ा पत्तन है, उसके बाद ये यहाँ पर दूसरे स्थान पर आता है चेन्नई। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। तो सबसे गहरा पत्तन की बात करें तो विशाखापट्टनम ही है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यात के रूप में संचालित किया जाता था। ये क्या हो गया? यह पत्तन लौह अयस्क के रूप में विकसित किया गया था, मतलब लौह अयस्क के लिए इससे लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः इससे होता था। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। पारादीप पत्तन जो है लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदीय पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। जौड़िए यानी कि टाइडल पत्तन होने के कारण यह हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, मतलब इसे हमेशा साफ करना पड़ता है, यानी कि ज्वार आते रहते हैं तो इसलिए इसे साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया पत्तन सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। जैसे मुंबई पत्तन पे सामने जवाहरलाल पत्तन बनाया गया, वैसे यहाँ पर कोलकाता वाला भी है। कोलकाता पत्तन में जब व्यापार ज़्यादा बढ़ा तो इसके लिए हल्दिया पत्तन का निर्माण किया गया है। वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तो वायु परिवहन तो तीव्रतम तो है ही, काफ़ी तेज, सबसे तेज वायु परिवहन ही है। आरामदायक भी है, बड़े आराम से जा भी सकते हैं। और प्रतिष्ठित इसलिए है क्योंकि इसमें जाओ तो आराम से एटीट्यूड बढ़ता है, और क्या। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबी समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। तो मरुस्थल हो, कुछ भी हो, इसे हवा में जाना है तो हवा से आराम से चाहे जहाँ से होकर निकल जाता है ये, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि की समस्या बनी रहती है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आते रहते हैं या फिर जहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर गाड़ी मोटर तो चल नहीं सकते, ना ही ट्रेन इतनी चल सकती है। पर्वत है जहाँ पर, वहाँ पर ट्रेन सही से नहीं चल सकती। तो इसके लिए क्या किया गया है, वहाँ पर हवाई जहाज़ से ही यात्राएं होती रहती हैं। तो वही लिखा है कि हवाई यात्रा से इसे अधिक अभिगम बना दिया गया है। ये हेलीकॉप्टर है यहाँ पर। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, कब कहाँ, मतलब इस वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1993। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। घरेलू सेवा भी और अंतर्राष्ट्रीय सेवा भी प्रदान करती है। कौन? एयर इंडिया। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अभिगम व दुर्लभ भूभाग जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सुविधाएं प्रदान करवाता है। तो मतलब जहां पर आसपास में, जहां पर लोग जा नहीं सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कभी गाड़ी मोटर ट्रेन जहाँ पर नहीं चल सकते, वहाँ पर ये सुविधाएं देता है पवन हंस हेलीकॉप्टर से लोग बैठते हैं, जाते हैं। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है क्योंकि ये काफ़ी महंगी भी पड़ती है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पहाड़ हैं तो सभी लोग मतलब गाड़ी मोटर से नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ पर ऐसा किया गया है कि सब लोग उसे अफोर्ड कर सकें। और संचार सेवाएं, अभी वायु परिवहन खत्म हो चुका है, अब संचार सेवाएं आ चुकी हैं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। तो आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा तीव्र है। आजकल सब लोग मोबाइल से पढ़ने लगे हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब
संचार के साधन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। संदेश प्राप्तकर्ता तथा संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी तक संचार बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब यहाँ से कोई किसी को भी मैसेज कर दो, डायरेक्ट फ़ोन से होकर दूसरे जगह पर पहुँच जाता है। निजी दूर संचार तथा जन संचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार के साधन हैं। तो अभी तो ये दूरदर्शन, रेडियो सब खत्म हो चुका है, अभी सिर्फ मोबाइल चल रहा है। भारत तथा डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। ये जो भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम संचार तंत्र है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। तो द्वितीय देखो, दो श्रेणी की डाक होती है। पहली श्रेणी में तो लिफाफा बंद चिट्ठी जो आती है ये सब होती है। कार्ड आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है पहुंचाना, समय पर इनको पहुंचाना ज़रूरी होता है, इसलिए इनको पहली श्रेणी में रखा गया है। तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाते हैं। तो पहले श्रेणी में जो भी पत्र आते हैं उन्हें वायुयान से जल्दी लोगों तक पहुँचाया जाता है। और दूसरी श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। यानी कि ये थोड़ा मतलब मैगजीन शामिल है। यानी कि अगर ये थोड़ा लेट में भी पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये धरातलीय डाक द्वारा पहुँचाया जाता है, मतलब ज़मीन से होते हुए जाते हैं। तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये भी बताया गया है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। बड़े शहरों में अभी ये डाक वाक भी इतना ज़रूरी नहीं है। अभी जब से फ़ोन आया तब से सब खत्म हो गया। इन्हें राजधानी मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे चैनल्स के नाम से जाना जाता है। दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। दूर संचार तंत्र में भारत जो है, जो ये एशिया महाद्वीप है, इसमें सबसे ज़्यादा आगे है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। तो एसटीडी जो कॉलिंग होती है, जो स्टैंडर्ड ट्रैक डायल होता है, वही है। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार देश में प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा विशेष प्रबंध किए हैं। तो वैसे इनका सब अब ये बहुत पुराना हो चुका है, अभी ये सब ख़त्म हो चुका है समझो। गांव में एसटीडी सुविधा कहीं नहीं बची है। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम व नीतियों के विषय में जागरूक कराता है। जो ये जनसंचार है, ये जागरूकता देता है। इसमें रेडियो, तो इसके अंदर क्या आता है, जनसंचार के अंतर्गत रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो आप आकाशवाणी सुने होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज में सब जगह पर आती है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। ये एक है बृहत्तम संचार में से तंत्र में से एक है आकाशवाणी। वैसे अभी इतना इसका भी यूज़ नहीं है, अभी टीवी आ गया है तो सब वही देखते रहते हैं। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत के वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। तो मतलब वर्ष भर बहुत सारे समाचार पत्र निकलते रहते हैं। तो ये पत्रिकाएं सामयिक मतलब होने के नाते मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। तो मतलब बहुत सारे लैंग्वेज में ये समाचार पत्र भेजे जाते हैं
प्रकाशित होते हैं। कि आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है तो इसलिए हिंदी के समाचार पत्र ज़्यादा प्रकाशित भी होते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। सर्वाधिक चलचित्र जो हैं फिल्में जो होती हैं यहाँ पर बनती हैं। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्म बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म, तो भारत में जितनी भी फिल्में हैं या फिर भारत की हों या फिर विदेशी हों, सभी फिल्म जो प्रमाणित होती हैं वो होती हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है, यही सबका सारी फिल्मों को प्रमाणित करता है कि ये बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। अभी हम आ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो भारत का किसी अन्य देशों के साथ व्यापार होगा तो वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इनका विनिमय होता है, मतलब कोई सामान खरीदता है, कोई सामान बेचता है, मतलब यही होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, जो कि अभी मैंने बताया था। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा होता है। तो दो देशों के बीच व्यापार कहाँ से होगा? या तो समुद्र से होगा, या फिर हवाई से होगा, या फिर स्थल मार्ग से होगा। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गाँव में होता है, जो स्थानीय व्यापार है वो पास में ही होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता, तो इसलिए शहरों, कस्बों, गाँव में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। राज्य अभी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अभी राज्य स्तरीय है, तो दो राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, सूचक। इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कहते हैं? आर्थिक बैरोमीटर। कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जितना भी प्रगति होगा, जितना भी फायदा होगा, उतना ही देश में भी फायदा होता है, देश को भी फायदा होता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। यानी कि संसाधन जो हैं कहीं पर हैं, कहीं पर नहीं हैं। तो संसाधन को एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए व्यापार होता है। जैसे कि अगर बात करें, सऊदी अरब में पेट्रोल है, तेल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से हम लोग उसका व्यापार करके इंडिया में लाते हैं, तो इसीलिए हम लोग व्यापार पर डिपेंड हैं। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। तो आयात निर्यात होना काफ़ी ज़रूरी है, यही बताया गया इसमें। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार यानी संतुलित व्यापार कहते हैं। यानी कि भारत से जितने भी सामान गए हैं उनका मूल्य और आने जो भी सामान दूसरे देश से आते हैं उनका मूल्य उससे अधिक हो, भारत के सामान का मूल्य ज़्यादा हो, तो इससे क्या होता है? भारत को फ़ायदा होगा, यानी कि उस देश को फ़ायदा होगा। तो इसीलिए इसको अनुकूल व्यापार या संतुलित व्यापार कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। अगर निर्यात हमने मान लीजिए 5 रुपये का किया और उधर से जो आयात हुआ दूसरे देश से हमारे यहाँ सामान आया वो 10 रुपये का आया, तो हमें क्या हो गया? घाटा हुआ। तो इसलिए इसे असंतुलित व्यापार कहते हैं। विश्व में सभी भौगोलिक प्रदेश तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत में व्यापारिक संबंध हैं। सभी जो भौगोलिक हैं और व्यापारिक खंडों के साथ भारत में व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं, जो भारत से निर्यात जो होती हैं जो वस्तुएं, वो कौन सी हैं? प्रमुख वस्तुएं हैं रत्न हैं, जवाहरात हैं, रसायन हैं, वो संबंधी उत्पादक तथा कृषि संबंधी उत्पादक हैं। तो ये सब भारत से निर्यात होती हैं। रत्न जवाहरात जो है भारत से ही निर्यात होते हैं। नीचे से यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यहाँ तक चैप्टर यहाँ पर होने वाला है कंप्लीट। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा भारत में आयात होता है, तथा उत्पादक रत्न व जवाहरात
रत्न जवाहरात, देखो भारत यहाँ दूसरे देश से रत्न जवाहरात लेता है, फिर भारत में उसको और अच्छे से बना करके दूसरे देश में फिर बेच देता है, यानी खरीदता भी है, आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पादक शामिल है, यानी कि ये सब दूसरे देश से भारत में आते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। तो क्या होता है, जब हम लोग व्यापार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो इससे हमें विदेशी मुद्रा अर्जित होती है जो हमारे लिए ही फायदेमंद है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में, पर्यटन को हम एक व्यापार के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, जब भारत में कोई भी सैलानी आता है यहाँ पर टहलने घूमने, तो यहाँ पर एक तो आता है तो सबसे पहले उसको टैक्स देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो उससे फ़ायदा होता है, फिर यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होता है। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला को संस्कृति उद्योगों को प्रश्रय देता है, यानी जो स्थानीय कला है वो दूसरे देश वाले जानते हैं उसको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी व्यापार भारत में विरासत पर्यटन, परिपर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। विदेशी जो आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर यही सब देखने के लिए आते हैं, मंदिर वंदिर टहलने, फिर भवन देखने, ताजमहल देखने, यही सब देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावना है। बहुत सारे जो भाग हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ सब पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रयास तो बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं वैसे अभी भी। तो यहाँ पर ये चैप्टर शायद कंप्लीट हो गया, नीचे कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पर ये ज्योग्राफी आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग सिविक्स पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।